एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हम देख रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था, जैसे एशियान को कवर करा था, हमने सार्क को कवर करा था, बिम्स्टेक के बारे में भी थोड़ा देखा था और ओपेक को भी कवर करा था। ओपेक प्लस मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। आज के इस लेक्चर में हम और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बच गई हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल, फाइनेंस एसआई का मॉक शेड्यूल जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है। आपका पहला टेस्ट जो है वो कल हो चुका है, बट आप अभी भी अगर इनरोल करते हो तो वो टेस्ट ओपन है, आप दे सकते हो। तो ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल है। 20 को पहला टेस्ट, देन 23, 26, 29 और 3 मार्च। ठीक है, इसमें दिन इसलिए रखे गए हैं बीच में ताकि आप जो पोर्शन आपका वीक है आप उन डेज में उन पोर्शन को रिवाइज कर सको। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं डाल दूंगा कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3-4 मिनट की वीडियो उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से आपने इनरोल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक विच स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले तो आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बिम्स्टेक की क्या फुल फॉर्म है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमें बताना कि बिम्स्टेक जो है ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल में, जकार्ता इंडोनेशिया में और न्यूयॉर्क यूएसए में। तो पहले आप खुद ट्राई करा करो। देखो, बिम्स्टेक का अगर हम हेडक्वार्टर बात करें ना, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में। तो कहां पर है? ढाका बांग्लादेश में। ये जो काठमांडू नेपाल है, ये तो हमने कल ही देखा था, ये किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। ठीक है, और हमने जकार्ता इंडोनेशिया भी देखा था, किसका हेडक्वार्टर है? एशियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 कंट्रीज थी और ईस्ट टाइमूर भी ऐड होने के लिए बुलाया। तो एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशंस का। ये आप सबको पता होना चाहिए। तो न्यूयॉर्क यूएसए में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज आती हैं। तो ये मैप लगा है, मैप के थ्रू हम देखेंगे बिम्स्टेक में कितनी कंट्री। ये मैप मैंने आपको कल भी बताया था और बिम्स्टेक की कंट्रीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जैसे सार्क में क्या होता था, यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान इंक्लूड थे और नीचे से मालदीव्स इंक्लूड था। ठीक है, इन तीनों को काट दो, ये तीनों बिम्स्टेक में नहीं आते। तो बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बिम्स्टेक में आती है इंडिया, पहले हमारा प्यारा भारत, देन नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, यहाँ से आ गया श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये कंट्रीज जो है ये किसका पार्ट है? बिम्स्टेक का पार्ट है। ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं ये? 7 कंट्रीज हैं। एक आ गया इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो कंट्रीज है ना, ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं साउथ एशिया। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। म्यांमार, थाईलैंड को छोड़ के ये पूरा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। तो ये 5 कंट्रीज तो साउथ एशिया की हैं और ये 2 कंट्रीज में कहाँ की आ जाती हैं? साउथ ईस्ट एशिया की। ये कंट्रीज कहाँ की आ जाती हैं? साउथ ईस्ट एशिया की। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि आपने जब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियान को देखा था तो ये दोनों कंट्रीज वहां पर आई थी ना, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो बिम्स्टेक में साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वापस देख लो कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और यहाँ पर श्रीलंका आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं और बिम्स्टेक के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें समझ आ गया सर बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो हमें देख लिया। अब हमें बताओ बिम्स्टेक बना कब? देखो, बिम्स्टेक बना 6 जून 1997 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि कौन सी डिक्लेरेशन हुई। तो बैंकॉक में ये मिले, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है बिम्स्टेक की फॉर्मेशन हुई है। बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक कहाँ पर है? बैंकॉक थाईलैंड में है, घूमने भी जाते हो। ठीक है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 6 जून 1997 में जो बिम्स्टेक है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। देखो, जब 6 जून 1997 में ये बिम्स्टेक बना था ना, इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था बिस्टेक। क्या नाम था? बिस्टेक। ऐसा क्यों था सर? इसका बिस्टेक नाम क्यों था? क्योंकि 4 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। एक था बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। इन चारों ने मिलकर बैंकॉक में मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बिस्टेक। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस ग्रुप का नाम था। ठीक है, फिर इसी साल दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर 1997 में एक और कंट्री जो है इसमें ऐड हो जाती है। वो कौन सी होती है? म्यांमार। तो इसका नाम बन जाता है BIMSTEC। अभी इसका नाम रखा नहीं गया, इसको बोलते थे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको ऐसे बोला जाता था। ठीक है, अब क्या होता है 2004 में, आपको पता है 2 कंट्रीज और बच गई। 2004 में क्या होता है? 2 और कंट्रीज ऐड करते हैं इसमें। एक करती है नेपाल,
एक करती है भूटान। तो जब नेपाल और भूटान इसमें ऐड करती हैं, जो इसकी समिट होती है 2004 में, उस समिट में इसका नाम पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक, और ये बिम्स्टेक नाम की फिर फुल फॉर्मेशन पड़ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं है, 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है। उसमें क्या है, एक ग्रुप बनता है जिसका नाम था बिस्टेक, जहां पे बिस्ट का मतलब होता था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। फिर 1997 दिसंबर में ही म्यांमार ऐड हो जाता है, तो बन जाता है बिम्स्टेक। बट यहाँ पर बिम्स्टेक का मतलब था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर 2004 में जब इसमें नेपाल और भूटान ऐड होता है, तो इसका नाम पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बिम्स्टेक के बारे में आपको सभी चीज़ें कवर होगी। ये क्या एक रीजनल ग्रुप है। इंडिया आजकल सार्क पे ज़्यादा काम ना करके बिम्स्टेक में करता है, क्योंकि सार्क में इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आ जाता है उन दोनों की राइवलरी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो अभी करंट के बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है एट प्रेजेंट? बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इंडियन है। सुमित नकंदला, श्री इंद्रमणि पांडे, दिलमा रुसफ, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इनमें से कुछ तो आपको पता ही होंगे। ये दिलमा रुसफ तो मैंने कल ही आपको पढ़ा है। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी, श्री इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ये इंडियन है, और ये करंट जो है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल 4th नंबर के। अभी तक 4 ही हुए हैं, तो ये 4th नंबर पे क्या है, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं, और करंट भी हैं, ये याद रखना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। इनका नाम श्री इंद्रमणि पांडे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ये जो सुमित नकंदला है ना, ये पहले बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन थे? सुमित नकंदला। ये चीज़ आपने याद रखनी है, पहले सेक्रेटरी जनरल थे, ये श्रीलंका से बिलोंग करते थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिलमा रूसफ के बारे में मैंने कल पढ़ाया था, ये फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अभी प्रेसिडेंट है कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका था? न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका था, ये भी पढ़ाया था आपको, ब्रिक्स ग्रुप का न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसकी करंट प्रेसिडेंट है, पहले ये फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट रह चुकी है ब्राजील की। तो दिलमा रूसफ के बारे में आपने याद रखना। एंटोनियो गुटेरेस, ये एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये किस पोस्ट में, अभी ये जरूर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में है और एग्जाम में पूछा जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना भी है। तो एंटोनियो गुटेरेस कौन सी पोस्ट में है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो आप रिस्पॉन्ड कम करते हैं बहुत से बच्चे, बट बहुत नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दिया करो, लिखोगे ना तो चीज़ें दिमाग में फिक्स होती जाती हैं। ठीक है, कल मैंने एक टॉपिक पे दिए थे क्वेश्चन, बट इतने बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं करे, तो रिस्पॉन्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो बिम्स्टेक की अगर हम कुछ समिट की बात करें, बिम्स्टेक की अभी तक 5 बार समिट हो चुकी है। तो सभी समिट हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। एक तो पहली समिट 2004 में हुई थी, जब बिम्स्टेक नाम पड़ा था, वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी थाईलैंड में। ठीक है, अभी रिसेंट जो है 5th इसकी बिम्स्टेक की समिट हुई है, 5वीं बिम्स्टेक की समिट हुई थी। कब हुई थी? 2022 में, लास्ट 2022 में ही हुई थी, मार्च में। तो ये पता होनी चाहिए कि बिम्स्टेक की 5th समिट 2022 मार्च में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में। कोविड की वजह से ये हुई थी वर्चुअली। ठीक है, श्रीलंका में हुई थी। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन। ठीक है, मतलब ये जो रीजन है वो रेजिलियंट रहे, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, हेल्दी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी हो इसकी, इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल तो ये इस बार की थीम थी। ये कब हुई थी? 2022 में 5th जो समिट हुई थी बिम्स्टेक की। ठीक है, तो टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, हेल्दी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। तो ये बिम्स्टेक की जो 5th समिट हुई थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो बिम्स्टेक हमने कवर कर लिया। आप मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G20 ग्रुप। तो G20 ग्रुप बना है, अब जो G21 हो चुका है, बट नाम इसका अभी भी G20 ही है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है G20 की, हमें बताना है। ठीक है, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, रशिया या पाकिस्तान। तो देखो इनमें से G20 जो है ना, जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप बनाया गया था बेसिकली बड़े बड़े इश्यूज को एड्रेस करने के, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो इतनी बड़ी इकोनॉमीज में आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, तो पाकिस्तान इसमें आंसर है। नॉट अ मेंबर पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, इसमें G21 है, मतलब इसमें 21 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 21। ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि G20 ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं। याद रखो G20 में कंट्रीज 19 है।
कितनी कंट्रीज हैं? 19 कंट्रीज हैं। उसको छोड़ के यूरोपियन यूनियन है और अभी रिसेंटली एक और ऐड हुआ है, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। तो अब कितने हो गए? बेसिकली मेंबर्स 21 है, मेंबर 21 है, बट कंट्रीज 19 ही है। ये 19 कंट्रीज है, उसको छोड़ के एक यूरोपियन यूनियन ग्रुप है और एक अफ्रीकन यूनियन ग्रुप है। पहले सिर्फ G20 था, अब G20 हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली जो इंडिया की प्रेसिडेंसी थी न्यू दिल्ली में भारत मंडप में, वहीं पर इसको ऐड किया गया अफ्रीकन यूनियन को एज अ मेंबर ऑफ G20। तो G20 ग्रुप में अगर आपको पूछे कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स 21 है, कंट्रीज कितनी है? 19 कंट्रीज का नाम देखेंगे, प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर G20 की कंट्रीज के नाम भी बता दो, तो मैप इंक्लूड किया गया है, मैं आपको नाम अभी बता देता हूँ। देखो, आज हमने G7 के बारे में ही पढ़ना है, जब मैं G7 पढ़ाऊंगा ना उसके बाद ये पढ़ना ईजी हो जाएगा, बट फिर भी अभी बता देता हूँ। एक तो कनाडा देख लो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, उसके बाद रशिया, देन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। ये कंट्रीज हैं G20 में। अब बोलोगे सर याद कैसे रखना है? कुछ तो मैं अभी आपको याद करवा दूंगा G7 पढ़ाने के बाद, उसको छोड़ के जो बचेंगी वो एक दो बार आप रिवाइज करना, आपको लर्न हो जाएंगे। बट ये देख के जाना, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है G20 का, और मैंने मॉक के क्वेश्चन में भी इंक्लूड करा है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज़, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? हाँ, हम कौन सा डिस्कस करे थे? ये वाला क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है G20 का? तो हमने देख लिया कौन सा मेंबर नहीं है G20 का। G20 का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। G20 एक ग्रुप है जो बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? इसका मेन मोटो था इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना। मतलब ये इकोनॉमिक ग्रुप है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, हर एक जो कंट्री का लीडर है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में प्रेसिडेंट हेड होता है, किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, तो वो आपस में मिलते हैं। 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18th G20 समिट वाज हेल्ड इन डैश ऑन सितंबर 9 and 10, 2023। इनकी डेट्स भी मेंशन कर दी हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। G20 समिट कहाँ पर हुआ था? 18 G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में 2023 वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट भी देख लें, 9 and 10 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का G20 समिट था? 18th नंबर पे, ये आपने याद रखना। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम बिल्डिंग है वहाँ पर हुआ था। इंडिया ने इसको होस्ट करा था। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में अगर हम बात करें तो 2024 का जो होगा ना आगे वाला, इससे आगे वाला G20 समिट जो 19 G20 समिट है वो कहाँ पर होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा। सबसे पहला G20 समिट कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन USA में सबसे पहला G20 समिट हुआ था। कब हुआ था? 2008 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था। कब हुआ था ये ग्रुप फॉर्म हुआ था? ग्रुप तो ऐसे फॉर्मेशन तो इसकी जल्दी हो गई थी, बट जो ऑफिशियल जो मेजर लीडर मिलना स्टार्ट हुए थे वो 2008 में हुए थे। इसलिए 2008 में इसका पहला जो मेजर समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन USA में। उसके बाद वंस इन अ ईयर ये सारे मेजर ग्रुप्स मिलते हैं। बाली इंडोनेशिया में इससे पहला हुआ था, तो 18th इंडिया में हुआ। 17 कहाँ पर हुआ था? जो 2022 वाला था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बाली इंडोनेशिया में। तो तीन आपने याद रखने, क्योंकि ट्राई का फॉर्मेशन होता है। तो बाली इंडोनेशिया में 2022 का हुआ था 17, इंडिया में हुआ 18 वाला 2023 का, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। और 2024 का जो है वो कहाँ पर होना है? 19th वाला रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और सबसे पहला वॉशिंगटन USA में हुआ था 2008 में। देखो ये ग्रुप की फॉर्मेशन जो हुई थी ना, फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 को। ठीक है, बट इसकी जो पहली समिट है, जब ऑफिशियली मेजर जो लीडर्स थे वो मिलना स्टार्ट हुए थे, वो 2008 से हुए थे। इसलिए इसका पहला समिट जो है वो 2008 में वॉशिंगटन USA में हुआ था। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट समिट याद कर लेना, 18th वाली, 17th वाली और 19th वाली। डिफिकल्ट नहीं है। 18th वाली इंडिया में, उससे पहले इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इस तरह से आप याद कर लें। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, 17, 18, 19। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुआ है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपेंड इन इंडिया? तो इंडिया में जो G20 समिट हुआ था उसकी थीम पूछ रहा है। उसकी थीम क्या थी G20 समिट जो इंडिया में हुआ था? मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, विकसित भारत एट द रेट 2047, ऑल ऑफ द गिवन। आप सबको पता है इस बार की थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब सारा परिवार है। ठीक है, एक फैमिली है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो ये याद रखना, सीक्वेंस भी याद रखना। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये G20 समिट जो इंडिया में हुआ न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, उसकी थीम थी। ऐसे भी पूछ सकता है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वो संस्कृत वर्ड था, उसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, इस तरह से आपने थीम याद रखनी है G20 समिट की, 18 G20 समिट जो इंडिया में हुआ था।
विच कंट्री हैंडेड ओवर द G20 समिट प्रेसिडेंसी टू इंडिया फॉर 2023? कौन सी कंट्री ने G20 समिट प्रेसिडेंसी इंडिया को दी थी? भाई इंडिया को उसी ने दी होगी जिसने इंडिया से पहले होस्ट करवाया था। तो इंडिया से पहले किसने होस्ट करवाया था? इंडिया ने तो अभी करवाया 18 G20 समिट 2023 वाला। तो 2022 वाला किसने होल्ड करवाया था? इंडोनेशिया ने करवाया था, जो बाली में हुआ था। तो इंडोनेशिया ने ही G20 समिट की प्रेसिडेंसी किसको दी थी? इंडिया को दी थी 2023 के लिए। अब अगर आपको पूछा जाए इंडिया ने G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी है वो किसको दी है, तो हमने किसको दी है? हमने ब्राजील को दी है। हमने किसको दी है? ब्राजील ने दी है। बट यहाँ पर पूछा है किसने दी थी इंडिया को? इंडिया को दी थी इंडोनेशिया ने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसलिए इसको इन डेप्थ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी? तो इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर कौन परमानेंट मेंबर बना है G20 का? यूरोपियन यूनियन, रशिया, चिली या अफ्रीकन यूनियन? तो कौन बना है परमानेंट मेंबर? अफ्रीकन यूनियन बना है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है ये एक कंट्री नहीं है, ये ग्रुप है। कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? 55 कंट्रीज का ग्रुप है। ये याद रखना, 55 कंट्रीज का ग्रुप है, मेंबर कंट्री। ये मिलकर अफ्रीका की डेवलपमेंट में इकट्ठे बात रखते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज जिसको G20 का पार्ट बनाया गया, और इंडिया का इसमें मेजर रोल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा, ये भी याद कर लो, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इथियोपिया में, इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया एक अफ्रीकन नेशन है, उसमें है। ठीक है, इथियोपिया आदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन करा था G20 एज 21st मेंबर। 21st मेंबर, सुन लो, ये बार बार सुन लो, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। G20 पहले ग्रुप था, इसमें 20 मेंबर थे। अब ये G21 बन गया, इसमें 21 मेंबर हो गए। कंट्रीज इसमें 90 नहीं है। दो मेंबर कौन से हैं? एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, आई होप यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं G7 में। देखो G7 पढ़ाने के बाद G20 की कंट्री में आपको याद करवा दूंगा कुछ। ठीक है, बाकी आप खुद देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंस द ग्रुप ऑफ G6 कंट्रीज इन 1976 एंड हैज द फॉर्मेशन ऑफ G7 कंट्रीज? कह रहा है इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने G6 ग्रुप को ज्वाइन करा? कब ज्वाइन करा? 1976 में, और वो बन गया G7 कंट्रीज। वो कौन सी कंट्री? इंडिया, इटली, रशिया या कनाडा? तो देखो G6 कंट्री को 1976 में कनाडा ने ज्वाइन करा था और वो बन गया था G7। ठीक है, पहले ये G6 था, उसमें कनाडा ने ऐड हुआ। कब हुआ? 1976 में। फिर इस ग्रुप का नाम पड़ गया क्या? G7। अब सर इसकी भी हिस्ट्री बता दो, कैसे G6 G7? देखो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1973 की बात है, एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ, इतनी रेलिवेंट नहीं है। 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च 1973 की बात है। क्या होता है कि एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है, 4 कंट्रीज मिलकर ग्रुप फॉर्म करती है। ठीक है, वो 4 कंट्री कौन सी थी? USA, जर्मनी, मतलब समझ लो ये G4 था एक किस्म का। USA, जर्मनी, फ्रांस और UK, ये चारों ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्मेशन करा। ठीक है, जब इन्होंने एक ग्रुप फॉर्मेशन करा, USA, जर्मनी, फ्रांस और UK ने मिलकर, इनकी जो इसी साल 1973 में मिड में क्या होता है, एक कंट्री इनको और ज्वाइन कर लेती है इसी साल। पहले इन चारों ने ज्वाइन करा था, USA, जर्मनी, फ्रांस एंड UK। इसी साल मिड में क्या होता है, एक कंट्री और इसमें ज्वाइन कर लेती है, जापान। तो ये बन जाता है G5। ठीक है, ये बन जाता है G5। फिर इसका पहला समिट जो होता है, इसका पहला समिट होता है 1975 में। कब होता है? 1975 में जब इसका पहला समिट होता है। इसमें कौन ज्वाइन करता है? इटली ज्वाइन करता है। कौन ज्वाइन करता है? इटली। तो एक कौन सा ग्रुप बन जाता है? G6। और उसके बाद तो हमने अभी देखा 1976 में एक और कंट्री इसको ज्वाइन करती है जिसका नाम है कनाडा। तो ये ग्रुप बन जाता है G7। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? पहले 4 कंट्रीज थी, USA, जर्मनी, फ्रांस एंड UK। ये 4 कंट्रीज थी। इसमें क्या होता है, 1973 में ये 4 कंट्री मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। इसमें मिड में क्या होता है? जापान ज्वाइन करता है। जब जापान ज्वाइन करता है ये G5 बन जाता है। फिर इसमें इटली ज्वाइन करता है। इटली ज्वाइन करता है, G6 बन जाता है। फिर कनाडा ज्वाइन करता है। कनाडा ज्वाइन करता है तो ये ग्रुप क्या बन जाता है? G7। जब ये ग्रुप G7 बन जाता है, ध्यान सुनो, G7 बन जाता है, फिर क्या होता है? 1999 की बात है। ठीक है, 1997 की बात है आई थिंक, या 1999 की। क्या होता है? इसमें रशिया भी ज्वाइन कर लेता है। जब रशिया ज्वाइन कर लेता है ये ग्रुप बन जाता है G8। आप बोलोगे सर अगर ये G8 ग्रुप है तो आप G7 क्यों पढ़ा रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि 2014 में क्या होता है, रशिया क्रीमिया पे अटैक कर देता है, तो ये बाकी कंट्री सारी इसको बाहर निकाल देती हैं। तो अभी ये ग्रुप क्या है? G7। ठीक है, एक टाइम पे ये G8 भी था, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखा अभी तक हमने? हमने यही देखा कि एक ग्रुप था
एक ग्रुप था जो ग्रुप 4 कंट्री से बना था, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। उसमें बाद में जापान ज्वाइन होता है, G5 बन जाता है। फिर जब इसकी पहली समिट होती है 1975 में, उसमें इटली ज्वाइन करता है। फिर उसमें ज्वाइन करता है कनाडा। जब उसमें कनाडा ज्वाइन करता है तो ये G7 बन जाता है। बट रशिया भी इसमें ज्वाइन करता है, बट रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है जब 2014 में रशिया क्रीमिया पे अटैक करता है और ये ग्रुप वापस G7 बन जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर G7 की कंट्रीज को याद करवाओ, तो G7 की कंट्रीज हम अच्छे वे में याद कर लेंगे। देखो ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम चलें, ये आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, ये आ जाता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आ जाता है आपका यूरोप वाला पोर्शन, ये आ गया हमारा प्यारा भारत, ये आ गया एशिया वाला पोर्शन। तो देखो अगर हम यहाँ पर मैप के थ्रू याद करेंगे इजीली हो जाएगा। देखो ये आ गया आपका यूएसए, तो यूएसए इसका पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री ले लो, एक तो यूएसए ले लो, दूसरा कनाडा। कौन सा? यूएसए और कनाडा, ये 2 कंट्रीज हैं G7 का पार्ट। नॉर्थ अमेरिका से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यूएसए और कनाडा ले लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस यूरोप। यूरोप से हमने 4 कंट्रीज उठानी है, यूरोप की 4 जो मेजर कंट्री वही उठा लो। एक तो यूनाइटेड किंगडम, ये आ गया। दूसरा आ गया फ्रांस, फ्रांस आ गया, इटली आ गया और जर्मनी आ गया। ये चारों यहां से उठा लो। ठीक है, और इधर ईस्ट से हमने एक ही कंट्री उठानी है, जापान। ठीक है, एशिया से एक ही कंट्री उठानी है, जापान। तो कितनी होगी? 7। 4 ये, 2 ये, 6 और 1 ये 7। पहले रशिया था, अब रशिया नहीं है, तो कौन सी होगी? यूएसए 1, कनाडा 2। मतलब नॉर्थ अमेरिका से 2 उठा ली, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। यहां पर हमने यूरोप से 4 उठा ली, कौन सी? यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और जापान यहां से उठा लिया ईस्ट से, तो टोटल कितनी बन गई? 7। G7 में कौन सी कंट्रीज है? एक बार मैप को आंखें बंद करो, मैप में सोचो। लेफ्ट में हमने देखा था यूएसए कनाडा, वहां से उठाया। अगर हम यूरोप में बात करें, वहां पर जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली उठाया वहां से, और ईस्ट से हमने जापान को उठाया। तो हमारा ग्रुप क्या बन गया? G7 ग्रुप बन गया। ठीक है, G7 ग्रुप बन गया। अब हम देखो ना, अब हम इसको भी देखेंगे, ये भी तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार हो जाएगा? अब G20 भी साथ साथ कर लेते हैं। G7 तो आपको आ जाता है मैप से। G7 में जब हम रशिया डाल रहे थे तो G8, ये G8 के G8 G20 का पार्ट है, याद रखना। ये 8 कंट्रीज तो G20 में आती हैं। अब कितनी कंट्रीज बच गई? एक तो आ गया यूरोपियन यूनियन, देखो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन इंक्लूडेड नहीं है, वो भी डाल देना। एक तो अफ्रीकन यूनियन, एक तो यूरोपियन यूनियन, ये आपको पता है। एक आपको इंडिया का तो पता ही है, वो पार्ट है। अब बची कितनी कंट्रीज? 3। एक चाइना, इंडिया के साथ मेजर इकोनॉमी, ये भी पार्ट है। बची कितनी कंट्रीज? 3 ये करनी है, 3 ये करनी है और 3 ये, मतलब 9 कंट्रीज आपको सिर्फ याद करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो गया। तो G7 की याद कर लो मैप से। रशिया भी इसका पार्ट है। G8 की G8 कंट्रीज G20 में आती हैं। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन तो आप याद कर ही सकते हो। इंडिया, चाइना, सराउंडिंग कंट्रीज G20 का पार्ट होंगी। तो बची क्या? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ए से याद कर लो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव ब्राजील को हमने देनी है, तो ब्राजील इज अ पार्ट। देन वी हैव इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी। ये 3 एस से याद कर लो, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ठीक है, और टर्की। ये सारी G20। एक दो बार इसको रिवाइज करोगे, इस वीडियो को देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप G7, G8, G20 इनमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? क्वेश्चन कर रहे थे G7 वाला। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था कनाडा। G7 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो 49 G7 सबमिट हुआ, होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन मई 2000। तो रीसेंट जो G7 सबमिट हुआ है 49th नंबर वाला, हमें ये बताना है ये किसने होस्ट करा था। ठीक है, इटली ने करा था, कनाडा ने करा था, जापान ने करा था, या इंडिया ने करा था। जो 49 G7 सबमिट है वो होस्ट करा है किसने? जापान ने करा। 49th वाला किसने करा है? जापान ने करा है, जो 2023 में हुआ है। अब 2024 वाला जो है वो किसने करना है? इटली ने। तो 2024 वाला कहां पर होगा? इटली में होगा। और 2025 वाला कहां पर होगा? कनाडा में होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, 2025 वाला जो 51 होगा वो कनाडा में होगा, 50th इटली में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, 50th नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो 50th जो है वो इटली में होगा 2024 का। और इस बार का कहां पर हुआ? 2024 का मतलब होना है जो, वो इटली में होगा। 2023 का कहां पर हुआ? जापान में हुआ 49th। ठीक है, जापान में हुआ 49th। और 51 जो है वो कनाडा में होना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप G20 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमने डिस्कस किए। इससे पहले भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक लेक्चर आया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देखो। JKSB फाइनेंस SI की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, उसको रिवाइज कर दो जो थोड़े दिन आपके पास बचे। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट ये मॉक टेस्ट जो है, देखो डू इनरोल इन मॉक टेस्ट, हम आपके लिए ये प्रिपेयर करते हैं, हमारी भी मेहनत है। अगर आप नहीं दोगे तो इसमें कुछ नहीं है, बट ये है कि आप अगर मॉक में पार्टिसिपेट करोगे डैट विल हेल्प यू। एक तो प्रेशर हैंडलिंग, देखो कुछ भी बोलो बट प्रेशर हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो एग्जाम से पहले प्रेशर हैंडलिंग आना चाहिए। तो मॉक कोई है भी नहीं है महंगे, अफोर्डेबल प्राइस में। आप खुद प्राइस देखोगे तो आप बोलोगे डेट
ये इतने कॉस्टली नहीं है, तो 79 रुपीज़ में ही 5 मॉक आपको प्रोवाइड किए गए, ठीक है। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना किस तरह से इनरोल करना है, 5-6 मिनट की वीडियो आपको पता चल जाएगा। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना इनरोलमेंट में या कुछ भी, तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जीमेल है awakeningclasses1343@gmail.com, तो इस पे ना आप मेल कर दिया करो, तो हमारे जो टीम मेंबर हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इधर थ्रू मैसेज या कॉल करके। awakeningclasses1343@gmail.com, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, पीडीएफ वगैरह वहीं शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।